नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम इतिहास में हम लोग हर एक राज्य की एक के बाद एक आपको पूरी सीरीज बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस किस राज्य का क्या इतिहास रहा है, वो राज्य कब पूरा राज्य बना, उससे पहले वहां पर किस किस की रियासतें थी। इतिहास का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। भूतकाल में हुई यहाँ पर घटनाओं से सबक लेकर हम अपने वर्तमान और साथ ही भविष्य को संवारते हैं। और ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर स्कूली ज्ञान में इसे एक महत्वपूर्ण विषय भी माना जाता रहा है, लेकिन आज तक इस विषय को कभी वो अहमियत नहीं दी गई जो उसे यहाँ पर मिलनी चाहिए थी। इसके कई ऐसे मायने माने जाते रहे हैं और उसमें कोई संदेह भी नहीं है कि यहाँ पर इतिहास हमारे युवा वर्ग के दृष्टिकोण को नए सांचे में ढालने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन बड़ा सवाल है, ऐसे कई कारण हैं जिनको हर एक या फिर यह कहा जाए कि कोई मानने को तैयार नहीं होता है, जो समाज और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास की महत्ता को स्थापित करने में अवरोध पैदा करते हैं। भारत में इतिहास का पाठ्यक्रम और साथ ही पाठ्य पुस्तकें हमेशा से ही राजनीतिक विवाद का विषय भी रही हैं। अलग अलग तरह से जब पुस्तकें लिखी जाती रही हैं, अलग अलग जब उन पर राजनीति देखी जाती है, तो हर एक राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीति करने लग जाती हैं। इस मामले में भारत ही एक अकेला देश नहीं है। दुनिया में ऐसे कितने विवाद इतिहास को लेकर भी देखे गए हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर युगांडा हो या फिर न्यूजीलैंड हो। ऐसे कितने ही देश हैं जिसमें यहाँ पर इतिहास को लेकर लगातार सवाल खड़ा होता रहा है। बात जब भारत की आती है तो यहाँ पर भारत के मामलों को लेकर भी कई विचारधारा देखने को मिलती है। और चलिए बात करते हैं अब आगे की पूरे इतिहास की, एक के बाद एक करके हम लोग आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लगभग हर देश में इतिहास की प्रस्तुति और साथ ही उसे स्कूली शिक्षा में पढ़ाए जाने को लेकर भी विवाद होता रहा है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका के लिए हिरोशिमा पर बम गिराना और ब्रिटेन के लिए स्कूली शिक्षा में भी गांधी की चर्चा करना हमेशा ही असुविधाजनक भी माना जाता रहा है। पाठ्यक्रम में जब यहाँ पर शिक्षा को लेकर पढ़ाया गया तो उस पर भी विवाद हुआ है। स्कूली पाठ्यक्रमों में परोसे गए इतिहास को लेकर विवाद होने तक कई सवाल खड़े होते रहे हैं। उन सवालों को लेकर भी इतिहासकार की अपनी यहाँ पर एक अलग राय होती है, राजनेताओं की अलग राय मानी जाती रही है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षाविदों की अलग अलग राय मानी जाती रही है। तब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इतिहास सही कौन सा है। यह बड़ा सवाल है। लेकिन बता दें कि यहाँ पर उसके मुख्य कारण उसका सामूहिक स्मृतियों और साथ ही पहचान को धारण करना है, यह भी माना जाता रहा है। बड़ा सवाल है कि पाठ्यक्रम जो होते हैं या फिर पुस्तकों की बात की जाए तो सरकार की आधिकारिक दस्तावेज समझी जाती रही है और इन्हें सरकार की शक्ति के साथ जोड़कर भी देखा जाता रहा है। साथ ही ये बच्चों की यहाँ पर मन मस्तिष्क पर भी छाप छोड़ जाती है। स्कूल स्तर पर प्रस्तुत किए गए अतीत के एक निश्चित संस्करण से बच्चों को एक स्वभाव प्राप्त होता रहा है। जो बच्चे पढ़ेंगे उसी को सीखकर वो आगे बढ़ते चल जाएंगे। इसे भविष्य में राजनीतिक रूप से भी संगठित किया जा सकता है। इतिहास हम सब के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आखिरकार हमारा अपना क्या इतिहास है, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं वहाँ का इतिहास क्या है, या जिस देश में हम रहते हैं वहाँ का इतिहास क्या है। ये बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको अपने इतिहास के बारे में बारीकी से नहीं पता है। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री को दोष देने के समय लोग यहाँ पर ये भूल जाते हैं वास्तव में ये दोष पाठ्यक्रम बनाने वालों का हो सकता है। अगर कुछ गलतियां हुई हैं, जिन लोगों ने उन पुस्तकों को लिखा है, जिन लोगों ने उसकी छपाई की है, उनका वहां पर इस तरह का दोष माना जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए साल 2006 में एनसीईआरटी ने इतिहास के पाठ्यक्रम को इतिहासकारों की एक टीम से तैयार करवाया और ये पाठ्यक्रम और सामग्री इतिहास को एक लंबी कहानी के रूप में न कहकर बच्चों को हमारे पूर्व जीवन के अनेक पक्षों जैसे किसानों का जीवन, महिलाओं, कला आदि की यहाँ पर स्थितियों के बारे में भी खोजबीन करने की उत्सुकता जागृत करता है।
क्योंकि एक निचोड़ निकाला गया, जो लंबी लंबी कथाएं थी उनको छोटा किया गया, उनका निष्कर्ष निकाला गया और उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किए गए। ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में अभिलेख या फिर उत्खनन से प्राप्त सामग्री के चित्र प्रकाशित किए गए। इतिहास के महत्व को स्थापित न कर पाने का दूसरा बड़ा कारण ये शिक्षक होते हैं जिन्होंने खुद कभी इतिहास नहीं पढ़ा या फिर पढ़ा भी तो कभी उसमें रुचि नहीं ली। काम चलाने के जितना उन्होंने यहाँ पर काम किया और उसको पढ़ा और आगे चलते गए। पाठ्यक्रम में बदलाव के बावजूद अगर शिक्षण या फिर तरीका बिल्कुल नहीं बदलता तब वो बच्चों के बीच लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकेगा, ये बड़ा सवाल है। इतिहास पढ़ने और साथ ही पढ़ाने के बारे में एक आम धारणा ये भी है, राजा महाराजाओं, युद्धों और साथ ही तारीखों को याद रखने का दूसरा नाम है। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और साथ ही आधुनिक भारत में विभाजित कर देना उसकी जटिलता और परिचूरता को भी समाप्त कर देता है। परीक्षा में प्रश्न भी यहाँ पर ऐसे ही पूछे जाते रहे हैं जिनका उत्तर बड़ी आसानी से गाइड बुक की सहायता से भी दिया जा सकता है। अधिकतर राज्यों में इतिहास अभी भी सामूहिक स्मृति और साथ ही पहचान का ही एक परिचायक बना हुआ है। इतिहास एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम कितने ही सालों का इतिहास या फिर उसकी जानकारी को निकाल सकते हैं। इसमें असम जैसी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं मिलता। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों के शरीर, विचारों और साथ ही भावनाओं के निरंतर अनुशासन के माहौल में काम करते हैं और साथ ही लगभग सभी स्कूलों में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा के माहौल में बच्चों का विकास किया जाता रहा है और इसी माहौल में शिक्षकों को यहाँ पर हर रोज बच्चों को केवल रटाने का प्रयास करना होता है, यानी कि उसको समझना बिल्कुल भी यहाँ पर वो कोशिश नहीं करते, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं। इसी प्रतिस्पर्धा में विषय की यहाँ पर गहराई में जाने वाली बात अक्सर खो जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के बाजार को विज्ञान से जुड़े विषय के यहाँ पर नियंत्रित कर रहे हैं। इसी से जुड़े विषय अच्छे वेतन वाली नौकरी दिलवाते रहे हैं, लेकिन इस पृष्ठभूमि में सामाजिक विज्ञान और साथ ही मानवीय कलाओं से जुड़े विषय कहाँ टिक सकते हैं, बड़ा सवाल है। माना कि शिक्षा के इस प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति में इतिहास की कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी देश के यहाँ पर राजनीतिक चरित्र और साथ ही गढ़ने में यहाँ पर उसकी भूमिका को कभी भी यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। स्कूलों के जो बच्चे हैं उन बच्चों का इतिहास पढ़ने के लिए किसी वयस्क शिक्षक पर भी निर्भर होना ही यहाँ पर स्कूलों में इतिहास के लिए चुनौती खड़ी कर देता है। तो ऐसा इतिहास का अपना एक इतिहास है, हर एक देश का अपना इतिहास है, हर एक राज्य का अपना इतिहास है। और आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के इतिहास के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान आखिरकार कैसे बना, कैसे एक राज्य बना और उसमें कितनी रियासतों को मिलाया गया। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत माना जाता है। ये 15 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा ही यहाँ पर राज्य था राजस्थान, जिसको यहाँ पर कितनी ही रियासतें थी उन सभी रियासतों को जोड़कर राजस्थान को बनाया गया, जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हो गई, उनको यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया और एकीकरण के बाद ही यहाँ पर इस कदम को आगे उठाया गया। राजस्थान में 19 रियासतें और साथ ही 3 ठिकाने लावा, नीमराणा और साथ ही कुशलगढ़ थे। इसमें से यहाँ पर धौलपुर, करौली यादव शासकों की और साथ ही टोंक मुस्लिम रियासत। आपको बता दें कि इन रियासतों को मिलाया गया। भरतपुर के जाट शासक ने भी यहाँ पर अपनी रियासत के विलय राजस्थान में किया था। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान। राजाओं से रक्षित यहाँ पर इस स्थान को जोड़कर ही राजस्थान बनाया गया है। रक्षित भूमि है, इसी कारण इसे राजस्थान भी कहा जाता है। तो यही एक राज्य बना जिसको अब राजस्थान के नाम से हम सब जानते हैं। भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ब्रिटिश शासकों की तरफ से भारत को आज़ाद करने की घोषणा करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जब ब्रिटिश शासक थे उसके बाद यहाँ पर एक कदम उठाया गया ताकि इस सभ्यता को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ा जाए और ये एक राजस्थान का अपना एक इतिहास है।
तो जब सत्ता हस्तांतरण की कार्यवाही शुरू की गई तभी लग गया था कि यहाँ पर आज़ाद भारत का राजस्थान प्रांत बनना तत्कालीन हिस्से का भारत में विलय एक यहाँ पर दुभर कार्य साबित हो सकता है। आज़ादी की घोषणा के साथ साथ यहाँ पर देशी रियासतों के मुखियाओं और साथ यहाँ पर स्वतंत्र राज्य में भी अपनी सत्ता बरकरार रखने की यहाँ पर होड़ सी मची थी। उस समय यहाँ पर वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के नजरिए से देखें तो यहाँ पर भूगोल में कुल 22 देशी रियासतें थी। इनमें एक रियासत अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को छोड़कर बाकी देशी रियासतों पर देशी राजा महाराजाओं का ही राज था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा रहा है और इसी कारण यहाँ पर ये तो सीधे ही यहाँ पर स्वतंत्र भारत में आ जाती, मगर शेष 21 रियासतों का विलय होना यानी एकीकरण कर राजस्थान नामक प्रांत बनाया जाना था। सत्ता की होड़ के चलते ये बड़ा ही यहाँ पर दुभर लग रहा था, क्योंकि इन देशी रियासतों के शासक अपनी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को दूसरी प्राथमिकता के रूप में देख रहे थे। उनकी मांग थी कि वे सालों से खुद अपने राज्यों का शासन चलाते आ रहे हैं। इसका दीर्घकालीन अनुभव है और इसी कारण उनकी रियासत को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाए। करीब एक दशक की यहाँ पर कशमकश के बीच 18 मार्च 1948 को शुरू हुई यहाँ पर राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई, जिसमें राजस्थान में 26 जिले सम्मिलित। इसमें भारतीय सरकार के तत्कालीन देशी रियासत और साथ ही गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इन्हीं के सूझबूझ से यहाँ पर राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका। राजस्थान में कुल 21 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर हर साल लाखों करोड़ों का रोजगार वहां के लोगों को मिलता है। जयपुर की बात करें, राजस्थान के जैसलमेर इलाके की बात करें, वहां पर कितने ही पर्यटक देश ही नहीं बल्कि विदेशों से घूमने के लिए आते हैं, जिसके बाद वहां पर पर्यटन लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से लगातार राजस्थान में रोजगार के नए नए रूप निकलते रहे हैं। राजस्थान की आवाम को लगातार रोजगार वहां की पर्यटन से लगातार मिलता रहा है। राजस्थान देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा रेत पाई जाती है। रेत के वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। राजस्थान भी देश का उन राज्यों में से एक है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। कहा यह भी जाता है कि राजस्थान में रेत के पहाड़ होने के कारण जितनी गर्मी पड़ती है ठीक उसी तरह सर्दी भी उतनी ही ज्यादा पड़ती है। इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थान में इतनी सर्दी रेत होने के बावजूद क्यों पड़ती है, तो यहाँ पर मानना है कि रेत ठंड में और ठंडी हो जाती है और अधिक ठंडी होने के चलते ही उसी के चलते राजस्थान में जो जैसलमेर जैसा इलाका है वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।